Respected Dr. Suresh Silawat, sir, Additional Director, Higher Education, Indore Division, and Chairperson of workshop. Respected Principal Madam, Dr. Subhita Vasquez, workshop. सर आवाज कुछ मेरे कारण गूंज रही है क्या? कुछ दिक्कत है? अरे आपके यहाँ से गूंज रही, मेरे यहाँ से नहीं गूंज रही। एक मिनट में चेक करते हैं सर। वन मिनट सर। हमारे बीच आदरणीय रिस्पेक्टेड कन्हैया आहूजा सर उपस्थित है। मैं सर आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम हमारे छोटे से निवेदन पर आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया है। शायद अर्चना मैडम के यहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम को कार्यशाला को आरंभ करते हैं। आदरणीय प्राचार्य मैडम, माता जीजाबाई शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय इंदौर, रिस्पेक्टेड आहूजा सर, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारी कार्यक्रम की कन्वीनर डॉक्टर अर्चना पुरोहित मैडम, एचओडी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, और सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर हमारे बीच में आज उपस्थित है सर एक वर्तमान में देवी अय्या विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं और आप मध्य प्रदेश इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, यूजीसी के स्टेट प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं और स्टेट प्लानिंग कमीशन मध्य प्रदेश के चेयरपर्सन है। सर्वे 1996 में ट्राइबल मार्केटिंग इन साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश पर देवी अय्या विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिकल मेथड, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स पॉलिसी जैसे पेपर्स को पढ़ाने का 25 वर्षों का अनुभव। वर्तमान परिस्थितियों के चलते यूजीसी क्लासरूम में आपको लेक्चर सीरीज हायर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपकी डिलीवर्ड हो रही है। आप पिछले 15 वर्षों से उद्यम और व्यवसाय विकास के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, जिनका शैक्षणिक और व्यवहारिक ज्ञान का लाभ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और शोध छात्रों और समाज के लोगों को मिलता रहा है। आपने लगभग 4 रिसर्च कोर्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए हैं। आपके द्वारा 17 इंटरनेशनल सेमिनार, 61 नेशनल सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम और 15 वर्कशॉप आयोजित की गई है।
लगभग 160 से भी ज्यादा सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस में आप रिसोर्स पर्सन रहे हैं। वर्तमान में आप 12 वेबिनार करा चुके हैं। आप देवी इंडिया विश्वविद्यालय इंदौर बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरपर्सन रहे हैं, सोशल साइंस के डीन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूजीसी के एडवाइजरी कमेटी के एक्सपर्ट, आईसीएसआर कमेटी के एक्सपर्ट और ऐसी बहुत सारी कमेटियां हैं जिनके आप एक्सपर्ट रहे हैं। उच्च शिक्षा में आपका योगदान है। भारत की सभी जानते हैं कि नेक और आईसीएससी के महत्व से सभी लोग भली भांति परिचित है और सर नेक या टीम के सदस्य रहे हैं और सर के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है कि वो बोलना मैं बहुत थोड़ा ही चाह रही हूँ कि सिलेबस है, आरडीसी है, प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट है, टीचर्स की अपॉइंटमेंट है, ऐसे देश की विभिन्न यूनिवर्सिटी में सर रहे हैं। तो ऐसे वर्तमान में जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उसके जो शिक्षा का शोध का उत्कृष्ट केंद्र है उसके विकास के लिए सर ने विभिन्न योजनाओं और एडवाइजरी बोर्ड में सर रहे हैं। सर के प्रयासों से ही डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल और एडवाइजरी सपोर्ट मिला है। एक चीज और थी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की परिकल्पना सर के द्वारा ही की गई थी और उसकी संरचना का जो प्रस्ताव है वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत सर द्वारा ही बनाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। सर ने 4 यूजीसी और 2 आईसीएसआर के बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। 70 रिसर्च पेपर रेपुटेटेड नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। 8 पुस्तकें सर की प्रकाशित हो चुकी हैं। शायद अर्चना मैडम हमारे बीच में आ चुकी है, मैं अर्चना मैडम को बुलाती हूँ। सॉरी अर्चना मैडम, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू आने की वजह से मुझे जो शुरू करनी पड़ी कार्यशाला की गतिविधियां। मुझे लगता है कि आप सब अर्चना मैडम का मैं स्वागत करती हूँ। मैडम हमारे बीच में है। अर्चना मैडम, हेलो हेलो। यस मैम, प्लीज। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सॉरी सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। नॉट इश्यू, नॉट इश्यू। ओके, थैंक यू सर। मैडम ने संभाल लिया आगे की, मैं आगे शुरू करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं बहुत शॉर्ट में स्टार्ट कर देती हूँ। Respected Dr. Suresh Silawat sir, Additional Director, Higher Education, Indore Division. Respected Principal Madam Dr. Sumitra Vaske, जो हमारे वर्कशॉप की प्रेसिडेंट भी हैं. हमारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सुधा कपूर मैडम, प्रोफेसर ज्योग्राफी. ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर डॉक्टर राखी शुक्ला और डॉक्टर भक्ति चौरे मैडम, और हमारे आईपीएससी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुशल जैन मैडम, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, और सभी प्रतिभागियों का मैं डॉक्टर अर्चना पुरोहित, प्रोफेसर ज्योग्राफी और कन्वीनर ऑफ वर्कशॉप, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस 7 डेज वर्कशॉप में। ये वर्कशॉप जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये रिसर्च मैथोडोलॉजी इन सोशल साइंस पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। इस 7 डेज वर्कशॉप में आज के हमारे स्पीकर, जो गेस्ट स्पीकर हैं, डॉक्टर कन्हैया आहूजा, जो कि प्रोफेसर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट दिल्ली इंडिया विश्वविद्यालय इंदौर से हैं। मैं पूरे डिपार्टमेंट की ओर से, ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से, महाविद्यालय की ओर से और भूगोल विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, कि आपने हमें वक्त दिया। और मैं बताना चाहूंगी सर आपको कि ये वर्कशॉप जो है वो 7 डेज, इस वर्कशॉप में हमने उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए स्कॉलर्स को आमंत्रित किया है
जिन पे जनरली जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं उन्हें अपने रिसर्च लिखते समय या शोध करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और इसके साथ ही हम लोगों ने उन स्कॉलर्स को, उन गेस्ट स्पीकर्स को जोड़ने का प्रयास किया है जो कि लंबे समय से रिसर्च से जुड़े हुए हैं। कल के जो हमारे स्पीकर थे सर, उनका तो 60 साल का अनुभव है रिसर्च में। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनके अनुभव का लाभ हमारे रिसर्च स्कॉलर उठा पाएंगे और इन 7 डेज की वर्कशॉप में उनकी जितनी भी समस्याएं हैं जो रिसर्च से संबंधित उनको आती हैं वो दूर कर पाएंगे। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल के और परसों के हमारे 2 दिन के जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें हम लोगों ने अभी बात की है रिसर्च रिपोर्ट्स टाइप्स एंड स्टाइल पर, और इसके अलावा चैलेंजेस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च के ऊपर। मैं हमारे प्रतिभागियों को ये बताना चाहूंगी कि सर डॉक्टर आहूजा हम लोगों से आज बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे। सर, हाइपोथेसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी में जिसको लेकर रिसर्च स्कॉलर को, इवन सभी शोधार्थियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जनरली जो हाइपोथेसिस को लेकर रिसर्च स्कॉलर को ये फील है कि सारे रिसर्च में, सोशल साइंस के जितने भी रिसर्च हैं उनमें हाइपोथेसिस कंपल्शन है। हमको अपने शोध कार्य में हाइपोथेसिस बनाना ही पड़ती है, और हाइपोथेसिस की संख्या कितनी होना चाहिए, किस प्रकार की हाइपोथेसिस बनाना चाहिए, इसको लेकर बच्चों में बहुत सारी समस्याएं हम देखने को मिली हैं। तो मुझे आज लगता है सर कि आपसे चर्चा करने के बाद में उनकी ये जो सारी समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी। मैं हमारी जो डिपार्टमेंट की प्रोफेसर है डॉक्टर राखी शुक्ला, उनसे निवेदन करूंगी कि सर का परिचय दें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर राखी शुक्ला। सुधा कपूर मैडम ने आज जब आप नहीं थी तो सर का परिचय दे दिया है, तो मेरे ख्याल से अब हम आगे बढ़ाते हैं। ओके सर, हो चुका मैम, कैन वी प्रोसीड फर्दर? ओके सर, सॉरी सर। थैंक यू सो मच सुधा कपूर मैडम, जो आपने परिचय सर का दे दिया है। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि सर अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ ही शुरू हो रहा है, लेकिन मेरा एक निवेदन था कि सर का परिचय मैंने बहुत शॉर्ट में दिया और सीमित शब्दों में मैंने ऐसे ही बताया। राखी मैडम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से और ज्यादा डिटेल में थोड़ा बता पाएंगी सर का परिचय। मैं चाहती हूँ कि सर ने इतना काम किया है और राखी मैडम काफी डिटेल में उसको बताना चाहती हैं। तो सर प्लीज आपके बारे में हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आज ऐसी हस्ती हमारे बीच में है जिनके ज्ञान का लाभ उन सबको मिलने वाला है। प्लीज सर 5 मिनट लगेंगे। मैम, सुधा मैम ऑलरेडी बोल चुकी है काफी मेरे बारे में। सर क्या मैं आपके 2 मिनट और ले लूं? 2 मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 1-2 चीजें लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे भारत से दूर दराज से लोग हैं, इंदौर और उसके आसपास के लोग तो सर आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सर का मुझे जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि सर ने एक इंडिकेटर डेवलप किया है क्वालिटी इंडेक्स का। सर की मुझे लगता है आपकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट के लिए एक इंडेक्स डेवलप किया है, जिसके आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को मापा गया है। आपके पायोनियरिंग वर्क में जो रूरल डेवलपमेंट और स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज के डेवलपमेंट पर आपने जो काम किया है, एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट पर भी आपका कार्य बहुत सराहनीय है। आपने वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। और तो और सर पिछले 15 वर्षों से इस प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं, और सर आपकी 7 बुक्स पब्लिश हुई हैं। ये मुझे बताने में बहुत गर्व हो रहा है।
शायद ये बहुत से लोगों के काम की हो, तो मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगी यहाँ पे। 2006 में एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ ग्रोथ, 2011 में इंडियन बैंकिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड की कंसर्न्स, 2012 में ट्रेड एंड एनवायरमेंट अंडर WTO रेजिम्स, 2014 में रेजोनेंस ऑफ रिसर्च, 2014 में ही डेवलपमेंट इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2015 में इकोनॉमिक्स ऑफ डिफेंस एंड बजटरी रिफॉर्म्स इन इंडिया विद पर्सपेक्टिव टू मेक इन इंडिया पॉलिसी, और 2017 में 25 इयर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा सर 2008 से 2014 तक जनरल ऑफ मध्य प्रदेश इकोनॉमिक एसोसिएशन के चीफ मैनेजिंग एडिटर के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। सर आपने जो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं यूजीसी के अंडर में यूजीसी के सैप के अंडर में सैप के थ्रू, और जो ICSSR के आपके जो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट हैं सर, उसके लिए भी बहुत बहुत हमें गर्व हो रहा है। अब इतने एक्टिव पर्सन हमारे बीच में हैं, और रिसर्च मेथोडोलॉजी पे जैसे सब लोगों ने बताया कि सर बता ही रहे सबकी, जैसे सर का बहुत कमाल है। तो सर बस मैं आपका इतना ही टाइम दूंगी और मैं आपको मंच देती हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू राकेश शुक्ला मैडम। सर प्लीज आप का ज्यादा समय नहीं लेते, आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें सर। यस यस, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो माता जीजाबाई गवर्नमेंट कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद की, और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी को कितनी बहुत खूबसूरत वर्कशॉप और रिसर्च मैथोलॉजी पे वर्कशॉप आपने करवाई और विभिन्न लोगों को बुलाया, जिससे कि आपके शोधार्थियों को लाभ होगा, आपके रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत लाभ होगा। तो और इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस वर्कशॉप के ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे आपने ये मौका दिया कि आप सभी के बीच में, शोधार्थियों के बीच में, मैं अपने इस छोटे से जो भी मेरे पास आधा अधूरा ज्ञान है उसको मैं बांट पाऊं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश सिलावट जी हमारे बीच में है। डॉक्टर सुरेश सिलावट को नमस्कार। वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, और उनके बीच में मुझे मौका मिला कि मैं अपनी बात रख पाऊं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको सिलावट जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा प्रिंसिपल सुमित्रा वास्किल मैम को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की अपनी हमारी खुद की बहुत स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बहुत सालों से जुड़ी है डॉक्टर कुशल जैन मैम, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। क्योंकि मुझे मालूम चला है कि आपके यहाँ YQAC देख रही है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। इस प्रोग्राम की कन्वीनर डॉक्टर अर्चना पुरोहित जी को बहुत बहुत शुक्रिया। कोऑर्डिनेटर जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, जिन्होंने मुझसे कोऑर्डिनेट किया, और बहुत सालों से मैं उनको जानता हूँ, वंडरफुल लेडी डॉक्टर सुधा कपूर मैम को, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए चुना, इस प्रोग्राम के लिए मुझे मौका दिया। और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी में जो टीम है आपके पास, डॉक्टर राकेश शुक्ला मैम और डॉक्टर भारती चौरे मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता गुजरी कॉलेज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। नाउ आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। मुझे थोड़ा ये जानना है कि लैंग्वेज हिंदी में रखूं, इंग्लिश में रखूं, मिक्स रखूं, जैसा बोले आप मुझे। सर मिक्स रख सकते हैं। मिक्स रखते हैं, ओके फाइन। So today I'm going to talk about a very important component of research, that is inferential statistics and testing of hypothesis. Now, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे चीजें हमारे दिमाग में आती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस पूरे लेक्चर में, जो मेरा 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर है, इसमें मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मार्क रखना चाहता हूँ, और उस क्वेश्चन मार्क रखते हुए, एक सिचुएशन रखते हुए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ। एक छोटा सा प्रश्न सामने आपके रखा है मैंने, कि एक सिटी है और इस सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो ये क्लेम करता है कि उस सिटी की जो सिटी के रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो इनकम है, मेन इनकम है, वो लगभग 21,000 के आसपास है। ठीक है,
वो एक जो एक सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्लेम करता है कि इस सिटी में जो लोग रहते हैं उसमें लोगों की जो इनकम है, मेन इनकम है, वो 21,000 के आसपास है। आप में से कोई व्यक्ति बहुत उत्साहित होता है कि मैं चेक करूं जरा ये जो सरकार जो सरकारी महकमा बोलता है कि इस क्षेत्र के जो लोगों की जो इनकम है वो 21,000 के आसपास है कि नहीं है, तो वो उसमें से आप एक सैंपल लेते हैं, कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं और आप उस सैंपल के बाद में आपके सैंपल से जो रिजल्ट आते हैं, आपका रिजल्ट आता है कि नहीं, सिटी में जो लोग रह रहे हैं उसमें लोगों की जो एवरेज इनकम है वो 24,000 के आसपास है। अब क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सिटी के जो लोग हैं, जो शहर है जिसकी हमने एवरेज इनकम निकालने की कोशिश की है, वो एवरेज इनकम 21,000 से ज्यादा है? क्योंकि सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, गवर्नमेंट तो बोल रही है कि एवरेज इनकम 21,000 है, आपका सैंपल बोलता है कि एवरेज इनकम 24,000 है, तो कैन वी क्लेम दैट देयर इज अ डिफरेंस? ये जो डिफरेंस आपको दिखता है, क्या ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? क्या ये वास्तव में डिफरेंस है कि नहीं है? ये एक सवाल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। एक सवाल और आपके सामने रखता हूं कि एक सिटी है जिसका जेंडर रेशो फॉर एग्जांपल 932 है। किताबों में आपने पढ़ा है कि ये एक सिटी है या एक स्टेट है और स्टेट का जेंडर रेशो मींस सेक्स रेशो की बात करते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स ऑन ओवर 1000 फीमेल्स, 1000 मेल्स, ये 232 है। आप इसको चेक करना चाहते हैं, आपने उस शहर से या उस, यदि हम शहर की बात कर रहे हैं या हम स्टेट की बात कर रहे हैं, उस स्टेट से आपने कुछ लोगों का सैंपल लिया और आपको आपने सैंपल में निकालने की कोशिश करी कि जेंडर रेशो कितना है। तो किताब बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि 932 है, कि 1000 संख्या में 932 फीमेल्स है, लेकिन आपने तो सैंपल निकाला, उसके सैंपल के हिसाब से आपका आंसर आया 940। अब आप बहुत दुविधा में फंसते हैं कि यार सरकार बोल रही है 932, आपका सैंपल बोलता है 940, तो आपको एक प्रश्न दिमाग में आता है कि क्या जो मैंने निकाला है वो सही है या गलत है, या सरकार का आंकड़ा सही है, कि मेरे आंकड़े और सरकार के आंकड़े में कोई विशेष अंतर है कि नहीं है? क्या ये डिफरेंस किसकी वजह से? एक सैंपल हमने गलत सैंपल निकाली उसकी वजह से, क्या सही मायनों में एक वास्तविक अंतर है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और हमें इन सवालों का जवाब देना है। फाइन, अब हमें इन सवालों का जवाब कैसे देना है? एक सेकंड, ये बीच में कुछ आ गया यहाँ पे। हेलो, मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? हाँ सर, फुल स्क्रीन तो नहीं है सर, थोड़ा छोटा। फुल स्क्रीन ही आ रहा है मेरे पास से तो। सर यहाँ नहीं है फुल स्क्रीन। यस सर, फुल स्क्रीन है, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है? जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। ओके। अब सवाल उठता है कि इस पूरे स्टडी में हम क्या करने जा रहे हैं? दिस लेक्चर वुड बी बेसिकली फोकसिंग ऑन, हम जब डिफरेंस आता है कि 940 हमारा आंसर आया और किताबों में लिखा है कि 932, या फिर हमने जो एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है कि इस सिटी की जो एवरेज इनकम है 21,000 है, लेकिन हमने सैंपल निकाला, सैंपल में हमारी इनकम आती है 24,000 के आसपास, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि ये अंतर क्यों है और ये अंतर क्या है? क्या इस सही मानों में अंतर है, या ये जो अंतर है वो एक सैंपलिंग एरर की वजह से? ये मैं आपसे क्यों बात करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर आऊंगा। मैं उससे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पूरी क्लास में, इस पूरे लेक्चर में मेरा कंसंट्रेशन क्या रहेगा, मैं किन किन बिंदुओं पर आपको बेसिकली फोकस करना चाहूंगा। पहले मैं एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। A very important term in research is statistical inference. So we need to understand what is statistical inference. ये statistical inference है क्या? और फिर दूसरी चीज, ये हाइपोथेसिस जो हम पढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हाइपोथेसिस होता क्या है, यदि हाइपोथेसिस होता कोई चीज होती है तो हम उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। then the next point would be formulation of hypothesis, और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, नल हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, इसके अलावा भी हम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। presentation is not visible. Anita Chauhan is saying presentation is not visible. No sir, it's not visible. क्या हो गया? मैं तो प्रेजेंटेशन को क्या दिक्कत है? दोबारा शेयर करूं? विजिबल है सर प्रेजेंटेशन। हाँ सर विजिबल है। तो अनीता चौहान is saying presentation is not visible. सर विजिबल है।
नहीं है सर, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है सर। तो मैं दोबारा इसको ऑफ करके दोबारा करूं क्या? जी सर। मैं दोबारा स्टॉप करके दोबारा शेयर कर रहा हूं। जी सर। टेक्नोलॉजी की बहुत सारी दिक्कतें हैं। It is visible now, sir. Now it is visible? Yes, yes, sir. Okay. यस सर। So हमें बहुत सारे क्वेश्चंस है कि फिर नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपने एक वर्ड सुना होगा, जब हाइपोथेसिस हम डील करते हैं तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। फिर हम नॉर्मली जब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे जाते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। हम जब हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हमारी कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, और उसके बाद जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं तो हम दो तरह के टेस्ट पाते हैं। वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है, राइट टेल टेस्ट क्या होता है, लेफ्ट टेल टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। और जब हम टेस्ट करते हैं तो कौन कौन से टेस्ट आपको लगाने चाहिए। जेट टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, अनोवा है, काई स्क्वायर है, वॉकबॉक्स टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, कौन सा टेस्ट कहाँ लगना चाहिए, क्या उसके पीछे एक वायबिलिटी रहती है, इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहूंगा मैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो ये जो कॉन्सेप्ट है हाइपोथेसिस का, उसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह स्टैंडर्ड एरर। और फिर हम कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं, स्मॉल टेस्ट कौन से होते हैं, लास्ट टेस्ट कौन से होते हैं। सो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू बेसिकली फोकस अपॉन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग हाइपोथेसिस क्यों। हाइपोथेसिस हम क्यों लगाए, हमें कहाँ लिखा है किताबों, कौन सी किताबों में लिखा है कि ये रिसर्च करना है तो हमें हाइपोथेसिस लगना चाहिए। देखिए बेसिकली क्या होता है, हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिसर्च में हमारी रिसर्च प्रॉब्लम का एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में उस रिसर्च को समझने की कोशिश करते हैं, हमारी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करें। कैसे अंडरस्टैंड करें, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखता हूँ। यदि हमको लगता है कि विदर्भ क्षेत्र, जो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, वहां पे किसान आत्महत्या करता है और हमसे कहा जाए कि नहीं, आप किसानों की आत्महत्या को लेकर एक स्टडी करो कि किसान आत्महत्या क्यों करता है। तो यदि मुझसे ये काम कहा जाए कि मुझे रिसर्च करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं किसानों से संबंधित इश्यूज को पढ़ने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इश्यूज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर फार्मर्स इन विदर्भ एरिया। विदर्भ एरिया में जिन लोगों ने आत्महत्या की है, जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उन किसानों ने आत्महत्या क्यों की है, उसका क्या कारण था, ये जानने की कोशिश करूंगा। तो मैं उसकी पूरी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करूंगा। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्लियर हो, मेरा एक सोच क्लियर हो, मैं क्या करना चाहता हूँ स्टडी में, मेरा फोकस एरिया क्या है, मेरा टारगेट ग्रुप कौन सा रहेगा, मुझे किससे सैंपल लेना है, मैं किस संख्या, किन लोगों के पास डेटा के लिए जाऊंगा, गवर्नमेंट मशीनरी मुझे कौन सी मदद करेगी, ये मेरा क्या है, ये इसको बोलता हूं मैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मेरा फ्रेमवर्क बहुत क्लियर होना चाहिए। कोई भी शोध करने से पहले मुझे ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे ये शोध करना है तो मेरा टारगेट क्या है, मैं चाहता क्या हूं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है और मुझे इसको कैसे हासिल करना। ये जो क्लियर है, ये जो क्लैरिटी है कि मुझे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेना है। पहले तो मुझे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि मेरी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। वंस आई अंडरस्टैंड माय रिसर्च प्रॉब्लम, देन व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आई हैव टू फॉलो, दैट आल्सो शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू मी, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। मुझे अपने स्टडी का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक मुझे अपनी स्टडी की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की क्लैरिटी नहीं होगी, मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा तो नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए फेलियर होगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है, यदि मुझे अपनी रिसर्च की कंसेप्चुअल
फ्रेमवर्क को जानना है, मुझे अपनी क्लैरिटी, अपने टॉपिक को देखिए टॉपिक क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल से इशारों में बताता हूँ कि मेरा जब टॉपिक होता है तो बहुत वाइड होता है, तो मैं उसको धीरे धीरे नैरो करने की कोशिश करता हूँ। मेरे वाइड मीन्स मेरे लिए पूरा सरफेस है, लेकिन जब मैं रिसर्च करने जाऊंगा तो मुझे उसको छोटा करना है, उसको समझना है, उसमें से जो तत्व मेरे काम के नहीं है उसको निकाल के बाहर करना है मुझे। तो बड़े टॉपिक को मैं धीरे धीरे क्या करना, उसको समझ के छोटा करने की कोशिश करूंगा, अपने रिसर्च प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करूंगा। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि पूर्व में जितना भी स्टडी हुआ है, कितना भी लिटरेचर इससे पहले लोगों ने उस टॉपिक पे स्टडी की है, यदि आत्महत्या जो किसानों ने की है उसके ऊपर कुछ पुरानी स्टडीज है तो वो स्टडीज मुझे मदद करेंगी उस टॉपिक को बेहतर तरीके से जानने के लिए। तो मैं कभी भी जब रिसर्च, कोई स्टूडेंट पीएचडी करता है या कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो मेरा पहला फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप रिव्यूज पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा रिव्यू लिटरेचर को पढ़िए। रिव्यू लिटरेचर में मैंने देखा आज के स्टूडेंट्स को वो क्या करते हैं, जो उसका ऊपर का एब्स्ट्रैक्ट रहता है वो लिख के ले आते हैं, वो खाना पूर्ति है, वो शॉर्टकट्स है, वो कभी भी आपको अपने रिसर्च प्रॉब्लम को जानने में मदद नहीं करेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम यदि आप जानना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्टडीज को गो थ्रू मीन्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस व्यक्ति ने इस टॉपिक पे काम किया है, यदि इस किसानों से संबंधित किसी विषय पे काम किया है तो उसने क्या काम किया है, किस टॉपिक पे काम किया, उसने इस टॉपिक पे किस तरह से आगे बढ़ा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है या पहले की हुई कोई स्टडीज है, वो हमको बहुत मदद करती है। इसलिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को अपने स्टडी को के पैरामीटर्स को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हम ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को पढ़े जो पूर्व में लोगों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है उस संबंधित विषय पर, और उसको हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो गवर्नमेंट रिपोर्ट हमारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो, इवन कोई ऑटोनोमस बॉडीज की रिपोर्ट हो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, यदि डब्ल्यूटीओ की कोई रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट है, किसानी इंडिया में किसानों की प्रॉब्लम को लेके कोई भी स्टडीज हमारे लिए हो, वो स्टडीज हमको मदद करेगी हमें अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को, हमारे यहाँ जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से जानने के लिए। तो हमारी पॉपुलेशन क्या है? हमारी पॉपुलेशन वो सब किसान थे जिन्होंने आत्महत्या की है। हमें दो चीजें जाननी पड़ेगी। हम हाइपोथेसिस क्यों करते हैं उससे पहले हमें दो चीज जाननी पड़ेगी कि हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, हमारा सैंपल क्या होता है। पॉपुलेशन मीन्स वो सब एलिमेंट्स, हमारी पॉपुलेशन के एवरी एलिमेंट ऑफ अ यूनिवर्स इज अ पॉपुलेशन टू अस। हमारा जो पॉपुलेशन है, यदि इस प्रॉब्लम की बात की जाए किया जाए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो विदर्भ में जितने लोगों ने आत्महत्या की है वो सभी किसान, चाहे टोटल 8,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, ये जो संख्या हमारे लिए है ये हमारे लिए पॉपुलेशन है। लेकिन अब संभव नहीं है हमारे लिए कि हम एक एक पॉपुलेशन के एक एक यूनिट को स्टडी कर पाए, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो हम क्या करते हैं, एक उस पॉपुलेशन के छोटे से सबसेट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप बाहर का सर्कल देखिए रेड, वो क्या है, बाहर का रेड सर्कल जो है बाउंड्री है वो हमारे लिए पॉपुलेशन है, और अंदर का जो रेड मार्क है पूरा एक छोटी सी बॉल मैंने आपको बताई है, दिस इज अ सैंपल। ये सैंपल किससे निकाल रहा है, किससे निकल रहा है, हम पॉपुलेशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सैंपल क्या है, सैंपल इज अ कलेक्शन ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। इसी पॉपुलेशन से जो पूरा बाहर का कर्व है वो क्या है, वो किसान है जिन्होंने विदर्भ में आत्महत्या की है, और अंदर का छोटा सैंपल क्या है, वो किसान के परिवार है जहां से हम डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब हाइपोथेसिस क्या होता है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना मींस सेंसस को स्टडी करना, इट इज नोन एज सेंसस मेथड। जैसे आपके यहाँ हमारे कंट्री में हर 10 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे डेटा कलेक्ट करती है कि आपके घर में लोग आते हैं, पूछते हैं आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने हाउस होल्ड है, कितने कमाने वाले सदस्य हैं, कितने बाथरूम्स है, कितने टॉयलेट्स है। ये जो जानकारी गवर्नमेंट आपसे हर 10 साल में लेती है, इसको बोला जाता है सेंसस मेथड। व्हाई डू वी कॉल इट सेंसस? बिकॉज द गवर्नमेंट इज अप्रोचिंग ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। गवर्नमेंट
हर एक एक यूनिट, हर एक एक हाउस होल्ड के पास जाके सर्वे ले रही है, डेटा ले रही है। गवर्नमेंट एक भी परिवार को छोड़ नहीं रही है। हर व्यक्ति, हर परिवार के पास जाके गवर्नमेंट जो डेटा लेती है तो उसको बोला जाता है सेंसस। इसमें क्या लगता है? इसमें पैसा लगता है, इसमें रिसोर्सेस लगता है, इसमें टाइम लगता है। और क्या संभव है आपके लिए, एक रिसर्चर के लिए, कि पूरी पॉपुलेशन की एक एक यूनिट को स्टडी कर पाए? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट रिक्वायर्स रिसोर्सेज, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैन पावर ऑल्सो। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अप्रोच ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। तो हम क्या करते हैं, रादर देन स्टडिंग द होल पॉपुलेशन, वी अप्रोच, वी पिक अप सर्टेन यूनिट्स, जिसको मैंने सैंपल बोला, उन सैंपल को स्टडी करके हम क्या करते हैं, इस सैंपल को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में क्या करते हैं, इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करते हैं। एंड उसी को बोला जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल वर्ड कहां से आया? बिकॉज हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन से एक छोटे, पॉपुलेशन के छोटे हिस्से को स्टडी कर रहे हैं, और उस हिस्से को स्टडी करके हम क्या निकाल रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं। इन्फ्रेंस मींस कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ जनरलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग पॉपुलेशन के बारे में। स्टडी क्या किया हमने, सैंपल को। इन्फ्रेंस किसके लिए निकाल रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फाइन, ये मैं इस पे और बाद में डिटेल में भी आऊंगा। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, एक होता है पैरामीटर, एक होता है स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? पूरी पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल इंदौर की जनसंख्या 32 लाख है, तो 32 लाख पूरी इंदौर की जनसंख्या है, वो हमारे लिए पॉपुलेशन है। हर एक यूनिट को, हर इस पूरी जनसंख्या की एवरेज इनकम, इस पूरी जनसंख्या की एवरेज आयु, इस पूरी जनसंख्या एवरेज फैमिली साइज, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पैरामीटर। पैरामीटर मींस जब हम पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इंदौर के टोटल जितने भी हाउस होल्ड है वहां पे एवरेज इनकम कितनी है, वो हमारे लिए पैरामीटर हो जाएगा। फाइन। अब इंदौर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी औसतम आयु कितनी है, वो हमारे लिए पैरामीटर हो जाएगा। इंदौर में रहने वाले लोगों की एवरेज स्पेंडिंग कितनी है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। लेकिन हम पूरी जनसंख्या को स्टडी नहीं करते हुए एक छोटा सैंपल इंदौर से ले और उस सैंपल को स्टडी करें, और उस सैंपल की एवरेज, उस सैंपल के बेसिस पे हम एवरेज इनकम निकालें, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स। इट इज द न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल। तो हम जब सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, सैंपल की एवरेज इनकम की बात करेंगे, वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। सैंपल से हम निकालने की कोशिश करेंगे कि एवरेज आयु कितनी है इंदौर में, वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। हम सैंपल से भी हम ये निकालने की कोशिश करेंगे लोग पर मंथ कितना स्पेंड करते हैं, वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। तो एक हमारे पास, एक टर्म हमारे पास है पैरामीटर, और एक टर्म हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे बहुत काम आती है। अब देखिए, जब हम सैंपल निकालते हैं, जब हम किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं, तो वो सैंपल क्यों निकाला जाता है? हम सैंपल के पीछे हमारा बेसिक एम क्या है? मैंने आपको यहां भी बताया कि सैंपल के पीछे हमारा बेसिक एम है कि हम पूरी छोटे सैंपल को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में डिटेलिंग, पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करें। जस्ट अ मिनट, लेट मी हैव लिटिल वाटर, क्योंकि मैं जोर से बोलता हूं, मुझे पानी बहुत लगता है। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, चाइल्ड लाइन में सेट लगा हम लोग चाहते थे।
Am I audible? यस सर। हाँ ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सैंपल को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं पॉपुलेशन से। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे सैंपल के रिजल्ट, हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पा रहे, हम पॉपुलेशन को स्टडी, हम सैंपल को स्टडी करते हैं और सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और हम सैंपल को स्टडी कर रहे हैं और सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए, हमें तो सैंपल चूज करना है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा सैंपल क्या होना चाहिए, हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव से मतलब क्या है, हमारा सैंपल पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उसको मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गुण, जो क्वालिटीज हमारी पॉपुलेशन में है, वही के वही गुण, वही की वही क्वालिटीज, वही के वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सैंपल में आने चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है कि देखिए, जब आप सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सैंपल क्या होना चाहिए, सैंपल की नेचर कैसी होनी चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप हेलो हेलो मेरा कैमरा ऑफ कर दीजिए, किसने बोला अभी मुझे? हेलो, नहीं आप सुन पा रहे मुझे? नहीं सर, आपके लिए नहीं है, वो किसी और का कैमरा ऑन है। ओके ओके। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सैंपल है वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो। देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल मुझे किसानों की आत्महत्या को स्टडी करना है और लगभग माना कि 20,000 लोगों ने, 15,000 लोगों ने पंजाब, महाराष्ट्र में आत्महत्या की। अब क्या 15,000 परिवार के पास जाना मेरे लिए पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अप्रोच ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। तो मैं क्या करता हूं, मैं 200 या 400 परिवारों के पास जाने की कोशिश करता हूं, 300 परिवारों के पास जाता हूं जिनके परिवार में किसानों ने आत्महत्या की। तो ये 300 जो परिवार में चूज करूंगा, वो कौन, उनमें क्या होना चाहिए, वो 300 परिवार में वो सब गुण होने चाहिए जो ओवरऑल 20,000 लोगों ने जो आत्महत्या की है। फॉर एग्जाम्पल, आत्महत्या करने वाले अधिकतर लोग छोटे किसान थे फॉर एग्जाम्पल, और मैंने जब सैंपल चूज किया 300 लोगों का, तो उसमें अधिकतर लोग बड़े किसान आ गए। तो क्या मेरा सैंपल सही रिजल्ट देगा? सही रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जब सैंपल चूज करूं तो सैंपल ज्यादा से ज्यादा क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। सैंपल में जब तक रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं आएगी, द आंसर्स, द सैंपल और जो सैंपल है और पॉपुलेशन के जो रिजल्ट है वो कभी भी मैच नहीं करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा सैंपल जो हो वो रिप्रेजेंटेटिव हो। यदि मुझसे कहा जाए, एक एग्जांपल मैं आपसे और देता हूं, यदि मुझसे कहा जाए जो वर्किंग क्लास है, जो इंदौर में वर्किंग क्लास है, जरा उसको स्टडी कीजिए। जो वर्किंग क्लास ऑफ पीपल है इंदौर में, उनको स्टडी कीजिए कि उनके एवरेज इनकम क्या है। और वर्किंग क्लास में 3 तरह की उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका कंजम्पशन बिहेवियर क्या है, मुझसे कहा जाए। और वर्किंग क्लास में हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हो जिनकी आय 30,000 से कम हो, कुछ ऐसे लोग भी हो जो 30,000 और 60,000 के बीच में, कुछ ऐसे लोग भी हो जिनके 60,000 के और 1 लाख के बीच में इनकम है, और कुछ ऐसे लोग भी हो जो 1 लाख से ऊपर है। ये 4 कैटेगरी के लोग वर्किंग क्लास में इंदौर में आते हैं। मैंने सैंपल लिया और मैंने जब सैंपल चूज किया 300 लोगों का और देखा इन 300 लोगों में वो लोग छूट गए जिनकी इनकम 30,000 से कम थी, अधिकतर वो लोग आ गए जिनकी इनकम 30,000 के ऊपर की थी। तो क्या ये सैंपल जो मैं चूज किया हूं, क्या ये सही मायनों में जनसंख्या को पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज I have left out the people having income less than 30,000 rupees. So the problem is that when I'm choosing a sample, when I'm selecting a sample, the most important thing is that my sample has to be very, very, very accurate in representativeness. ये बहुत representativeness होना चाहिए उसमें। यदि representative sample नहीं होगा तो results मेरे sample और population के results में variation आएगा। आखिर मैं ये पूरी डिस्कशन कर क्यों रहा हूँ? मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पॉपुलेशन को स्टडी कर नहीं पा रहा हूँ, मैं सैंपल ले रहा हूँ और सैंपल के बेसिस पे मैं पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको मैंने इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोला है। तो ये कब पॉसिबल होगा? मेरा सैंपल बेहतर रिजल्ट कब देगा?
जब वो सही मायनों में रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट quality, one of the important characteristics of sampling is that your sample has to be very, very, very representative in nature. दूसरा चीज है एडिकेसी। इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा मैंने अक्सर लोगों को सवाल पूछते हुए सुना है, और लोग अक्सर सवाल पूछते हैं सर सैंपल साइज कितना होना चाहिए। यदि हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, हम उसमें से सैंपल ले रहे हैं, तो सैंपल का साइज क्या होना चाहिए? सैंपल बड़ा होगा तो बेहतर रिजल्ट देगा, या सैंपल छोटा होगा तो बेहतर रिजल्ट देगा? और इसमें बहुत बहुत से अपने रिसर्च है। और यदि एडवांसमेंट, यदि करंट जो जितना भी एडवांसमेंट हुआ है रिसर्च में, यदि उस रिसर्च को आप करंट रिसर्च जो भी वर्ल्ड में हुई है, आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो सैंपल का साइज बहुत हद तक किस पर निर्भर करता है कि आपका सैंपल जो आप चूज कर रहे हैं वो विषय को कितना समझ पा रहा है, जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको कितना समझ पा रहा है। आपके सामने एग्जांपल देता हूं। हम एक बच्चे की बात करते हैं, यदि हमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना हो तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज है कि एक मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड को स्टडी किया गया। एक मेल चाइल्ड, एक बच्चा, एक जब मेल बच्चा पैदा होता है और वो पैदा होने से लेके बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, और उसके बिहेवियर को स्टडी करके पूरी मेल सोसाइटी के बारे में कंक्लूजन निकाले जाते हैं कि ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो मेल पॉपुलेशन हमारी। सिमिलरली फीमेल चाइल्ड को स्टडी किया जाता है, और फीमेल चाइल्ड को लगभग 60, 70, 80 साल जब तक वो फीमेल पैदा होने से लेके वो फीमेल की डेथ नहीं हो जाती, उसको पूरा स्टडी किया जाता है, और उसके बाद फीमेल सोसाइटी के बारे में एक बिहेवियर एस्पेक्ट्स पे स्टडी की जाती है। तो यहाँ तो आप देखिए कितने नंबर ऑफ फीमेल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मेल्स पैदा हुए होंगे, लेकिन हम स्टडी किसका कर रहे हैं? सिर्फ एक व्यक्ति का, एक मेल और एक फीमेल का। तो अब यहाँ पे तो आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? एक व्यक्ति को स्टडी करके आप पूरी कम्युनिटी के बारे में, फीमेल कम्युनिटी के बारे में कंक्लूजन निकाल रहे हो। एक मेल को स्टडी करके, एक बच्चे को स्टडी करके आप पूरी मेल कम्युनिटी के बारे में स्टडी आप कंक्लूजन निकाल रहे हो। यस, एडिकेशन डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कैसे है, आप कितने सच्चाई से वो स्टडी कर रहे हो। तो बहुत सारे डिफरेंसेस है। मैंने बहुत सारी रिसर्च देखी है जहां पे 20%, 15%, 10% सैंपल की बात करते हैं, और कहीं पे आप केस स्टडीज पे भी बात करते हैं। केस स्टडीज पे आप जब बात करेंगे तो एक सिंगल केस स्टडी को स्टडी करके आप पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी एडिकेसी। कहते हैं कि साइज ऑफ सैंपल शुड बी एडिकेट इन साइज। साइज का जो सैंपल का साइज है वो उतना संख्या में होना चाहिए कि पूरी देखिए अल्टीमेटली क्या है, आप जो मैंने नीचे ब्लैक लाइन लिखी है वो आप पढ़ने की कोशिश करें। साइज ऑफ सैंपल टू बी एडिकेट इन साइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। आप कोई भी सैंपल लीजिए, कितने भी साइज का लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? वो सैंपल हमें क्या देना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिवनेस इंश्योर करना चाहिए। तो एडिकेसी काफी हद तक रिप्रेजेंटेटिवनेस से जुड़ी है। एडिकेट सैंपल बहुत बड़ा हो लेकिन वो सैंपल एडिकेट नहीं हो, वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, तो क्या होगा? वो सैंपल किसी काम का नहीं रहेगा। सैंपल बहुत छोटा हो लेकिन हमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं मिले तो भी दिक्कत आएगी। तो अल्टीमेटली सैंपल साइज में उतना होना चाहिए कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल दे दे। तो ये चीजें दोनों आपस में जुड़ी है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, कि all the units in a sample should be independent to each other। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सैंपल निकाल रहा हूं तो दो इंडिपेंडेंट मींस एक यूनिट दूसरे को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा मैं। एंड होमोजेनिटी, very very important। all the units in a sample should be similar to identical traits। देखिए मैं यदि एक सैंपल ले रहा हूं उन लोगों का जिनकी आय 30,000 से नीचे है, तो इनमें एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ये वो तबके के लोग होने चाहिए जो कम आय के लोग हैं। फाइन, एक यदि मैं हायर सोसाइटी को स्टडी कर रहा हूं तो हायर सोसाइटी को मैंने माना है कि 1 लाख से ऊपर वाले जितने हैं वो अलाइड क्लास है, हायर सोसाइटी है, तो उनमें एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। उस ग्रुप में अधिकतर वही लोग होने चाहिए जिनकी इनकम 1 लाख के ऊपर है। तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सैंपल एडिकेट होना चाहिए, साइज उतना होना चाहिए कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिल जाए, और ऑल यूनिट्स शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंडिपेंडेंस होना चाहिए एंड होमोजेनिटी होना चाहिए। ये ऐसा सैंपल हम जब चूज करेंगे
तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम सैंपल को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करें। देखिए हमारी पूरी डिस्कशन क्या है, हम पूरी बहस किस पे कर रहे हैं? हमारी पूरी बहस है कि हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पा रहे, हम एक छोटे सैंपल को स्टडी कर पा रहे, तो क्या हम सैंपल को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में हम इन्फ्रेंस निकालने में सक्षम है कि नहीं है? वही हमको, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये हमारी पॉपुलेशन है, यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये हमारी बहुत डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है। इसमें रेड कलर, येलो कलर, ये हमारा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। ये हमारी क्या है? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। और रिसर्चर को करना क्या है? रिसर्चर जब एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के साथ डील करता है, आप इसमें देखेंगे मेल भी है, फीमेल भी है, एससी भी है, एसटी भी है, और इसमें हाई इनकम ग्रुप के लोग भी है, लोअर इनकम ग्रुप के लोग भी है, अर्बन भी है, रूरल भी है। ये एक स्कैटर्ड डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन हमारे सामने है। एज ए रिसर्चर आपको क्या करना है? आपको इसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है। वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ये है, आपने इसमें से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज कर दिया, आपने एक छोटा सा सैंपल चूज किया, ये सैंपल में वो सब गुण आएंगे जो हमारी पॉपुलेशन में थे। तो दिस इज नोन एज सेलेक्टिंग अ सैंपल। हमें सैंपल जब चूज करना है, सैंपल हैज टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर, फाइन। अब वही बात जो आपके सामने मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है? हमें इन्फ्रेंस निकालना है किसके बारे में? पैरेंटल पॉपुलेशन के बारे में। और पैरेंटल पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, हम सैंपल को स्टडी कर रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डेटा आर गैदर्ड फ्रॉम सैंपल एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन अबाउट पॉपुलेशन। जी की कितनी विचित्र बात है, आप डेटा कहां से कलेक्ट कर रहे हो? डेटा सैंपल से ले रहे हो, और कंक्लूजन किसके बारे में निकाल रहे हो? पॉपुलेशन के बारे में। यही तो मजा है, इसी को बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हम उस पॉपुलेशन को, हम सैंपल को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नाउ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा और, हम बेसिकली क्या हम बेसिकली क्या करते हैं? इट्स अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये रिसर्च के ब्रांच नहीं है, ये बेसिकली कहा जाता है इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है। हम इसमें क्या करते हैं? वी मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल डेटा। हम सैंपल डेटा को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। और हम बेसिकली लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है कि हम जनरलाइजेशन करते हैं। हम कंक्लूजन जो निकालते हैं, हम जनरलाइज कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट द पॉपुलेशन, और हम स्टडी किसको करते हैं? सैंपल को। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें ये पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि सर तो हाइपोथेसिस पर बात करने आए थे, और पूरी की पूरी डिस्कशन उनकी तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे हो रही है। Why sir is talking about inferential statistics? Why I'm talking about inferential statistics? Hypothesis कहाँ गायब हो गया बीच में? अब आपके सामने बहुत सारी क्वेरीज देता हूँ। जब आप रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। उन प्रश्नों की तरफ आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न रिसर्च प्रॉब्लम से कन्फाइंड है। जब आप रिसर्च करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है, जब आप एक कॉइन को डालते हैं, कॉइन को उछालते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा, आपके दिमाग में आता है कि कॉइन उछाल रहा हूं, हेड आएगा कि टेल आएगा? क्या ये कॉइन में कोई खोट तो नहीं है? यदि 10 बार आप कॉइन उछालते हैं और 8 बार हेड आ जाता है, तो आपके दिमाग में सवाल उठता है कि यार कॉइन में कोई खोट तो नहीं है। तो आप क्या करना चाहेंगे? आपके दिमाग में एक प्रश्न आया, इस प्रश्न ने आपके अंदर क्या एक जिज्ञासा डेवलप की है, आपके दिमाग में बहुत जिज्ञासा डेवलप हुई कि कॉइन में खोट तो नहीं है। ये जिज्ञासा, रिसर्च में जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आपकी रिसर्च नहीं होगी। यू नीड टू डेवलप दिस जिज्ञासा। आपको क्वेरीज डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक क्वेरीज डेवलप नहीं होगी आपकी रिसर्च इनकम्प्लीट है। उसके अलावा ये आप देखिए, एक आप स्टडी कर रहे हैं, आप फूड प्रोडक्शन में काम करते हैं और आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, और आपको गवर्नमेंट को पीडीएफ सिस्टम में राइस और व्हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो गवर्नमेंट बड़ी पजल्ड है कि इस बेल्ट में गरीबों को राइस बांटा जाए या व्हीट बांटा जाए। तो हमें एक स्टडी हमारे दिमाग में आया, हमने नहीं मालूम क्या राइस और व्हीट बराबर प्रेफर किया जाता है, या राइस का प्रेफरेंस ज्यादा है या व्हीट का प्रेफरेंस ज्यादा है। ये स्टडी है हमें एक जिज्ञासा हुई है कि यार मैं सरकारी व्यक्ति हूं और मुझे पीडीएफ सिस्टम के अंतर्गत फ्री अनाज बांटना है, तो मैं राइस को बांटूं या व्हीट को बांटूं? उस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू किसका वितरण करूं?
ये मेरे दिमाग में प्रश्न है। तो ये मेरे को ये दिस वुड लीड टू पॉलिसी इम्प्लीकेशन, ये गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी इम्प्लीकेशन का सवाल उठता है कि राइस को बांटा जाए, राइस प्रेफर करते हैं लोग कि वीट प्रेफर करते हैं। फिर सवाल उठता है जेंडर रेशो की बात की थी मैंने। कभी कभी आपको लगता है कि आपके दिमाग में आपको सवाल आता हो कि वाई हरियाणा इज हरियाणा इज अ स्टेट जो कि बहुत पिछड़ा है इन टर्म्स ऑफ जेंडर रेशो। क्यों जेंडर रेशो केरला में ज्यादा है, हरियाणा में बहुत कम है? तो सवाल उठता है क्या मेल एंड फीमेल आर बोर्न इन इक्वल नंबर्स, मेल और फीमेल में इक्वल नंबर में पैदा होते कि इनमें डिफरेंस क्यों होते? फिर दिस इज एक अलग क्वेरी आपके दिमाग में आई। जब तक ये क्वेरी जिज्ञासा आपके दिमाग में नहीं आएगी आप जेंडर इशू को टच नहीं कर पाओगे, जेंडर इश्यूज के मेन रीजंस को आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। कि आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेरी आई। फाइन, फिर आया आपके पास जब मार्केट में आप जाते हो, आप दो मशीन आपको दिखाता है सामने वाला, ए मशीन और बी मशीन, और दोनों की कॉस्ट में बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, एक 200 रुपए का ऊपर नीचे फर्क है, एक एलजी की एक सैमसंग की है वॉशिंग मशीन। आप कंफ्यूज होते हो कि एलजी खरीदूं या वॉशिंग मशीन में सैमसंग की खरीदूं। आपको परचेज करनी है एक मशीन, ए और बी मशीन, एलजी या वॉशिंग, एलजी या सैमसंग, तो आपको कौन सी है, विच मशीन इज बेटर, ये आपके दिमाग में क्वेरी आई। जब आपके दिमाग में क्वेरी आई तो क्या करेंगे, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। ये हमारे लिए एक रिसर्च का विषय होता है। एज ए कंज्यूमर आपका कंजम्पशन बिहेवियर जो होता है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मेरा कंजम्पशन बिहेवियर में भी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर्स। मैं हो सकता है मैं एलजी खरीद के लाऊं, लेकिन आप सैमसंग खरीद के लाए, आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है। तो क्या रीजन है कि आई एम परचेजिंग ए मशीन एंड यू आर परचेजिंग बी मशीन? तो ये क्वेरी हमारे दिमाग में आई कि whether it's better to purchase machine A or whether one should go for machine B. Fine. Then दो सिटीज है और दो यूनिवर्सिटीज है, एक इंदौर में है एक दिल्ली में है, और आपको स्टडी करना हो कि वहां के जो बच्चे वहां उन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनकी स्मोकिंग हैबिट्स को स्टडी करना हो।